हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लीनियर मोमेंटम के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लीनियर मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लॉस ऑफ मोशन को बारीकी से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ सीखे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे, फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे टेंशन की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कैसे फोर्स फाइंड करना है, पूरा बारीकी से सीखे। इक्विलिब्रियम सिस्टम में कैसे हम टेंशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, पूरा डिटेल से सीखते हुए आ रहे हैं। यानी कि हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत से मजबूत करते हुए आ रहे हैं। आगे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिस पर पुराने वीडियो लेक्चर को यदि देखते हुए आ रहे हो तो सारे सवाल आपको इजी लगेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में बेसिकली आपको कंपोनेंट निकालना होगा, एंगल निकालना होगा, टेंशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। अगर इतना बात क्लियर हो गया होगा तो सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका इजी से। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले आपको मैं मोमेंटम की ओर ले जाता हूं, क्योंकि मोमेंटम से कहीं ना कहीं न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ कनेक्टेड है। और अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो देखो, लीनियर मोमेंटम है क्या। आप बेसिकली मोमेंटम वर्ड का यूज करो या लीनियर मोमेंटम का यूज करो, बाद में जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी तो वहां पर जो मोमेंटम होगा तो वहां पर डायरेक्ट मोमेंटम नहीं बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोला जाएगा। नॉर्मल में यदि आप मोमेंटम बोलो चाहे लीनियर मोमेंटम बोलो, नॉर्मल वाली होगी। ओके, जब सर्कुलर पाथ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, तो वहां पर जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। मोमेंटम यानी कि संवेग। देखो क्या होता है, पहले फील कराता हूं। मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसका वजन है, मान लेते हैं इसका वजन 0.1 ग्राम है। कितने ग्राम है? 0.1 ग्राम का कोई चीज तुम्हारे पास आ रहा है। कितना ग्राम है? 0.1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें लगेगा यार यूं ही इसको मैं पकड़ के रोक लूंगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? 0.1 ग्राम का तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें क्या लगेगा? इसका मास कितना है? 0.1 ग्राम। तुम्हें लगेगा ये तो बहुत आसान है, ऐसे रोका है तो रुक गया, है ना, थोड़ा सा फोर्स लगाया रुक गया। लेकिन रुको एक बात अभी बाकी है। अगर मैं कह दूं भाई कि 0.1 ग्राम का जो मास है तुम्हारे पास आ रहा है और इसकी स्पीड बुलेट से भी ज्यादा है, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका वेलोसिटी बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा है। मान लेते इसकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है। इतना है 1000 मीटर पर सेकेंड। अब तुम क्या बोलोगे, क्या अब तुम रोक पाओगे? अब तुम रोकोगे, तुम्हारा हाथ को आर पार करके भेजते हुए निकल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, हम ओनली मास को देखकर, हम सिर्फ मास को देखकर इसके मोशन की क्वांटिटी को नहीं बता सकते। अगर मोशन की क्वांटिटी को बताना है तो तुम्हें उसका वेलोसिटी भी मालूम होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है 0.1 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। इसका वेलोसिटी कितना है? इसका स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब तो चुटकियों का खेल है, तो ये बोलोगे 0.1 मीटर पर सेकेंड कोई स्पीड होता है? इसको तो मैं ऐसे ही रोक लूंगा, यूं ही हाथ किया रुक गया, यूं ही हाथ किया रुक गया। लेकिन फिर से वही बात, अगर मैं बोल दूंगा कि ये जो है हमारे पास ट्रेन है, क्या है ये? ट्रेन में 100 बोगियां है। कितने बोगियां? ट्रेन में जो है 100 बोगियां जुड़ी हुई है, और टोटल ट्रेन का जो मास है पूरा 100 बोगिया का, ये 50,000 है। कितना है? 50,000 किलोग्राम। अब बोलो क्या रोक लोगे? ट्रेन आ रही 0.1 मीटर पर सेकेंड से, और कितना वजन है ट्रेन का? 50,000 किलोग्राम। क्या आप रोक लोगे अपने हाथों से? नहीं रोक पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ओनली मास की बेस में ऑब्जेक्ट के मोशन की क्वांटिटी को नहीं बता सकते कि मोशन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। इसके लिए तुम्हें उसका स्पीड भी मालूम होना चाहिए। तुम ये भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते, यदि तुम्हें ये सिर्फ वेलोसिटी मालूम है, सिर्फ वेलोसिटी मालूम है, तो वेलोसिटी मालूम होने से तुम मोशन की क्वांटिटी को फिर नहीं बता सकते। 0.1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तुम्हें लगे तो आराम से इजी से ऐसे करूंगा बॉडी रुक जाएगा, बहुत स्लो है। लेकिन अगर मैं मास बता दिया इसका 50,000 किलोग्राम है, अब क्या रोक पाओगे? 0.1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन आ रही है 50,000 किलोग्राम का, तुम अपने हाथों से नहीं रोक पाओगे। रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाओगे।
तो यदि तुम्हें मोशन की क्वांटिटी बताना है, क्या बताना है तुम्हें? मोशन की क्वांटिटी बताना है कि तुम्हारा मोशन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, तो इसके लिए तुम्हें मास के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी बताना पड़ेगा। खाली मास बता देने से मोशन की क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो जाएगी, खाली वेलोसिटी बता देने से मोशन की क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी, तुम्हें दोनों बताना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? मास और वेलोसिटी का आपस में कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को बोला जाता है मोमेंटम। इसी कनेक्शन को क्या बोला जाता है? मोमेंटम बोला जाएगा। मास और वेलोसिटी का आपस में कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल क्या हुआ? मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे, है ना। मोमेंटम क्या बताता है भाई? मोमेंटम हमें मोशन का क्वांटिटी बताता है। मोमेंटम क्या बताता है? मोशन का क्वांटिटी बताता है। अगर मोमेंटम ज्यादा है तो तुम्हारा मोशन क्या है? ज्यादा है। यस और मोमेंटम कम है मतलब समझ जाना कि तुम्हारा स्पीड भी क्या है? कम है। तो मोमेंटम क्या बताएगा हमें? मोशन की क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा? मोशन की क्वांटिटी। मोमेंटम को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। क्लियर है? एक बात बता रहा हूं, अगर कोई बॉडी है, अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है, क्या है उसका? मोमेंटम। एक बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है और एक बॉडी का मोमेंटम कम है, किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? जिसका मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा यानी कि उसका मोशन का क्वांटिटी ज्यादा। मोशन का क्वांटिटी ज्यादा तो जाहिर से बात है कि मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मोमेंटम कम तो मोशन की क्वांटिटी कम, तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अगर मोमेंटम कम है मेरे दोस्त तो तुम्हें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर तुम एक चीज देख पा रहे हो कि फोर्स और मोमेंटम का भी आपस में रिलेशन है। फोर्स ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम। तो मोमेंटम और फोर्स का भी कहीं ना कहीं रिश्ता है, और मोमेंटम और फोर्स का यही रिश्तेदारी वाला खेल न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ बनेगा। पढ़े थे ना? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। संवेग में परिवर्तन की दर बल का क्या होता है? समानुपाती होता है। पढ़े थे? यही न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो ठीक है। अगर मैं ऐसी यूं ही बात कर लूं कि दो बॉडियां हैं, क्या है? दो बॉडियां हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका वेलोसिटी भी सेम है, इसका वेलोसिटी भी सेम है। मेरा जवाब है भाई किसका मोमेंटम ज्यादा होगा यार? दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों यूं ही जा रही है सेम वेलोसिटी से, सेम। इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड मान लो जाए, 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। दोनों बॉडियां जा रही है सेम वेलोसिटी से। मेरा सवाल है किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम को वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी पता होने से मोशन की क्वांटिटी तुम नहीं बता सकते, मास ही मालूम होना चाहिए। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, है ना। तो इसका मास मान लेते हैं 100 किलोग्राम है, इसका मास मान लेते हैं 10 किलोग्राम। किसका मोशन ज्यादा मुझे बताओ आप? इसका ज्यादा है। निकालो मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी 200, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 20। यानी कि मोमेंटम ज्यादा है तो मोशन की क्वांटिटी ज्यादा। इसको देखो, पहली बात तो दोनों ऑब्जेक्ट एकदम सेम टू सेम जा रही है। 200 किलो, 100 किलो वाला भी और 10 किलो वाला भी वेलोसिटी तो सेम है, तो दोनों सेम स्पीड से जा रही कि नहीं जा रही है? 200 वाला भी, 100 वाला भी और 10 वाला भी, 100 किलोग्राम 10 किलोग्राम सेम वेलोसिटी से जा रही है। मोमेंटम ज्यादा है तो 100 किलोग्राम वाले को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इधर मोमेंटम कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ पा रही बात को? तो वेलोसिटी ज्यादा होगा तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, यानी कि मोशन की क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। अगर मान लेते हैं मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मोमेंटम
सेम है। इतना तो क्लियर है कि अगर मोमेंटम सेम है तो मोशन की क्वांटिटी दोनों बॉडी की सेम है, यानी कि दोनों में मुझे सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। मोमेंटम सेम है ना, इसका मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसका जो मास होगा m1, इसका जो वेलोसिटी होगा v1, इसका मास होगा m2, इसका वेलोसिटी होगा v2, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, यानी कि दोनों बॉडी को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाना पड़ेगा कि मोमेंटम सेम है। अच्छा, मोमेंटम सेम है तो किसका वेलोसिटी ज्यादा है और किसका मास कम है? जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम, जिसका मास ज्यादा उसका वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसका वेलोसिटी ज्यादा, और ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल मिलेगा। नहीं समझे? मान लेते हैं m1 ज्यादा है, m1 क्या है? ज्यादा है, तो v1 क्या है? कम, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है कम होगा, और दोनों को मैं प्रोडक्ट करा दिया। इधर मास कम है तो वेलोसिटी क्या है? ज्यादा, दोनों क्या करा दिया? प्रोडक्ट करा दिया। तो मोमेंटम सेम मिला कि नहीं मिला? क्या सेम फोर्स लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा समझ जाना उसका मास कम, और जिसका मास ज्यादा उसका वेलोसिटी कम। मोमेंटम इक्वल है तब की केस की बात करो। तो मोमेंटम तो एक बेसिक आइडिया ले चुके होंगे, है ना? मोमेंटम का यूज क्यों कर रहे हैं? मोशन की क्वांटिटी को बताने के लिए। सही है? चलो, मोमेंटम देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर से बात है मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशियां है। यस और नो? अच्छा, बात आती है मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा भाई? मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। या सुनो, अगर ये बॉडी ऐसा जा रही है, जा रही है कि नहीं, मास m है, वेलोसिटी v है कि नहीं? अगर मोमेंटम में चेंज करूंगा, फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया? फोर्स लगाया ना, तो क्या इसका मास m रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। फोर्स लगाया तो क्या वेलोसिटी v से बदल के v1 हो जाएगा? हो जाएगा। क्या मैं फोर्स लगा के मोमेंटम में चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? भाई फोर्स जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट मस्त जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, मोमेंटम एकदम मस्त कांस्टेंट है। फोर्स लगाऊंगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, वेलोसिटी चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर किसका डायरेक्शन होगा? फोर्स का, मोमेंटम का। या ऐसा भी बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी काम करेगा। या सुनो, इधर फोर्स लगाऊंगा तो मोमेंटम में चेंज इधर होगा, तो मोमेंट का डायरेक्शन इधर फोर्स लगा के मोमेंटम को चेंज करूंगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन इधर होगा। जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन बोल दो, जाहिर सी बात है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी तो होगा, मैं बता दिया, डायरेक्शन भी तो होगा। मैग्नीट्यूड होगा m × v के इक्वल, डायरेक्शन तो बता दिया मैं। चलो ऐसा यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, है ना? फॉर्मूला मालूम है, यूनिट निकालना आसान है। मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मास पर सेकेंड। कोई पूछेगा भैया मोमेंटम का सीरियस यूनिट बता दो, तुरंत फट से बोलूंगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीरियस में होगा ना। एक और यूनिट बता रहा हूं मैं, समझना इस बात को। ये एक यूनिट हो गया, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। देखो यार, यहां पर किलोग्राम है ना, यहां पर मीटर पर सेकेंड है ना, कोई दिक्कत है क्या? मोमेंटम का ऐसा यूनिट है, समझना। मैंने यहाँ पर ना सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड का मैं डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कर सकते हैं, मैथ्स वाले हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, ये क्या बन गया? क्या इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया? अच्छा, एक बात बता रहा हूं, F = m × a होता है ना, पढ़ेंगे अभी ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। मास का यूनिट किसना है? इसको किलोग्राम होता है ना, होता है। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, शायद इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। या सुनो, फोर्स का एक यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन भाई साहब के नाम पर, और एक यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों इक्वल है, दोनों ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर भी आया है। क्या इस पूरे पार्ट को मैं न्यूटन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं। तो ये पूरा पार्ट मेरा हो गया
न्यूटन, और यहाँ पर क्या सेकेंड एक तो रिमेनिंग है, सेकेंड बाकी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम का दो यूनिट हो गया, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड याद रखो और एक न्यूटन सेकेंड याद रखो। कैसे बनाए हैं तुम देख सकते हो, कंफ्यूज मत, पेपर में दे सकता है निम्न में से मोमेंटम का यूनिट कौन सा है पहचानिए, क्या पता ये ना दे के न्यूटन सेकंड दे दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना। मोमेंटम का न्यूटन सेकंड भी याद रखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड वाले भी याद रखो, ये तो हमेशा याद है, दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला से आया, ये तुम्हें याद रखना न्यूटन सेकंड। ये मोमेंटम का क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। मोमेंटम के बारे में इतना बात क्लियर है पूरा। चलो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ फाइनली ना। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा कि न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ क्या था। ठीक है, तो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। मैं बताया ना न्यूटन भाई साहब का जो सेकंड लॉ कहीं ना कहीं मोमेंटम से कनेक्टेड है। ज्यादा मोमेंटम है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, सॉरी ज्यादा मोमेंटम है मतलब फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तब रुकेगा। कम मोमेंटम है तो कम फोर्स लगा दो, बॉडी रुक जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, चेंज इन मोमेंटम, क्या बोल रहा हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, है ना। मोमेंटम में चेंज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, समझ पा रहे हो। किसी बॉडी का मोमेंटम में चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी पढ़िए, अगर मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा लगाओ भाई तब रुकेगा, है ना। अगर मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, है ना। एग्जांपल समझ सकते हो इसको, मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। अगर तुम्हारा बॉडी का मोमेंटम कम है तो फोर्स कम लगेगा। खुद सोचो, अगर मैं बंदूक चला रहा हूं किसी शीशे पर और बंदूक की गोली का मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है, एकदम स्लो स्लो जा रहा है, एकदम कैसे जा रहा है, स्लो स्लो जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है, क्या मोमेंटम कम है, क्या वो शायद जो कांच का शीशा है अच्छा खासा मोटा, क्या उसको छेद कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कम था यार, तो कम मोमेंटम कम था तो शीशा जो है उसका फोर्स लगा दिया, रुक गया, रुका ना, मोमेंटम कम है तो फोर्स शीशा उतना तो लगा दिया उस पर, रुक गया कम फोर्स से। अगर मैं बोलूं मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मोमेंटम तो उतने फास्ट से जाएगा। मोमेंटम ज्यादा का दो मतलब है, अगर मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है फिर भी शीशे को तोड़ देगी नहीं तोड़ देगी, तोड़ देगी। अगर मास कम है और वेलोसिटी ज्यादा है फिर भी शीशे को तोड़ देगी, तोड़ देगी, तोड़ देगी। मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगाया ना शीशे पर, तभी तो टूट पाया ना ज्यादा। तो डायरेक्ट यहीं से समझ पाया कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, समझ गए। तो यहां पर लिख लेना, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। मैं चेंज की बात क्यों करूं भाई, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना मोमेंटम में, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटा देंगे तो के फॉर कांस्टेंट लगेगा, सबको मालूम है, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक, के की वैल्यू यहां पर न्यूटन भाई साहब ने 1 रखी है, कितने रखी है 1। देखो कांस्टेंट की वैल्यू तो भाई जो लॉ बनाता है वो देता है, अगर अपन को ये मालूम चल जाए, फोर्स मालूम चल जाए, तो के की वैल्यू हमारे से भी कितना निकल के आएगा 1। तो के की वैल्यू यहां पर कितना रख देना है 1, मिटा दियो, के की वैल्यू 1 पुट अप कर लेना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो इतनी बात क्लियर है। ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी और ये पी है, यस और नो। अगर मैं बोलूंगा
डेल टी अप्रोच करेगा जीरो को। डेल टी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। यानी कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है स्मॉल टाइम में, कितने टाइम में? डेल टी टेंस टू जीरो, यानी कि टाइम का गैप ज्यादा है क्या? नहीं, मैं छोटे से टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। मोमेंटम में चेंज छोटे से टाइम पीरियड पर हो रहा है। तो यही चीज मेरा क्या बन जाएगा? dp अपॉन dt बन जाएगा ना। जब टाइम की वैल्यू कम होती है, छोटे टाइम की बात करते हैं, छोटे से इंस्टेंट टाइम की बात करते हैं, छोटे टाइम में चेंजेस की बात करें मोमेंटम में, तो यही हमारे पास डेरिवेशन के फॉर्म में आते थे, डेरिवेटिव। यस और नो? आगे ना dp अपॉन dt डेरिवेटिव के फॉर्म में आता है ना। चलो पहले भी सीख चुके थे हम लोग। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt। क्या मुझे मोमेंटम की वैल्यू मालूम है? मास इंटू वेलोसिटी। अभी अभी आपने बताया था मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, बताया था ना? बताया था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है dp अपॉन dt का? कि टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंजेस हो रहा है। तो वही चीज क्या बन रहा है? फोर्स बन रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करना है? सिंपल, हमें डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट मालूम है। यहाँ दो चीज का प्रोडक्ट हो रहा है ना, प्रोडक्ट हो रहा है ना, दो चीज का प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल पढ़े थे ना डेरिवेशन में। यह मास कांस्टेंट है कि नहीं इस पर बात नहीं करेंगे अभी, है ना, अभी बताऊंगा मैं। मास कांस्टेंट कौन बोला? अभी मास भी चेंज होती है, अभी बोला है क्या न्यूटन भाई साहब? न्यूटन भाई साहब अपने लॉ में क्या ये हम पहले सीखे थे ना? डेरिवेशन होता है, डेरिवेटिव दो चीज का मल्टीप्लाई का, यूवी मेथड। यूवी मेथड, u बाहर, v का डेरिवेटिव, फिर v बाहर, फिर u का डेरिवेटिव। u यानी कि हम पढ़े थे। अब बोलो भैया यहाँ पर आप मास को कांस्टेंट मान के क्यों बाहर नहीं निकाल देते? हम तो पढ़े थे मास हमेशा कांस्टेंट होता है फिजिक्स में, अभी तक जब तक 11 में अभी पहुंचे हैं। तो मास को आपने ऐसे सामने क्यों नहीं लिखा? मास को सामने लिख के आप dv अपॉन dt क्यों नहीं लिख देते? क्यों ऐसा नहीं लिखे आप? मास को आप कांस्टेंट मान के सामने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम तो मास कांस्टेंट पढ़े थे। लेकिन एक बात, क्या न्यूटन भाई साहब अपना सेकंड लॉ में कहीं पर भी ये जिक्र किया है कि मास तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए? नहीं, न्यूटन भाई साहब डायरेक्ट बोला है मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या कहीं पर भी मास भी कांस्टेंट होने की बात कही है? मास के बारे में कुछ जिक्र हुआ है क्या? डायरेक्ट बोला मोमेंटम में चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो कैसे मैं मास को कांस्टेंट मान लूं? यहां पर नहीं मान सकता मैं। और मास कांस्टेंट हमेशा थोड़ी ना होती है। तो चीज सीख लिए। तो न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ ये है। ये क्या है? न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ मोशन का। कोई तुम्हें पूछेगा भैया न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma है क्या? रॉन्ग। कोई तुम्हें बोलेगा न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma है क्या? तो नहीं जवाब देना है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलना है, या डायरेक्ट ये बोलना है F इक्वल टू dp अपॉन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये तो क्या बोलना है? ये नहीं बोलना है। अगर तुम सच में न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ समझ रहे हो तो तुम्हें कोई पूछेगा तुम F इक्वल टू ma नहीं बोलोगे, तुम ये बोलोगे या तो ये बोलोगे। अब ये जो फॉर्मूला है, इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज ऑलवेज वैलिड 100%। ये जो फॉर्मूला है भाई न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ का, इट इज ऑलवेज वैलिड, कभी खराब नहीं होगा। F इक्वल टू ma धोखा दे सकता है, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, 100% वैलिड है ये, समझ पाए। और F इक्वल टू ma जिसकी तुम बात करते थे ना, अभी बात करेंगे। चलो कंडीशन बना लेते हैं। अगर मास कांस्टेंट है, मास क्या है? ध्यान दीजिए यहां पर, मास कांस्टेंट है मान लेता हूं। क्या मान लेते हैं? मास कांस्टेंट है। ये बॉडी है मान लेते हैं, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है ना। u वेलोसिटी से जा रही है, फोर्स लगाया मैं, क्या लगाया?
मैं क्या लगाया, कुछ डेल टी टाइम लिया और इस पर क्या लगाया, धक्का मारा, एफ फोर्स से धक्का मारा ना, धक्का मारा, क्या मास चेंज होगा, क्या नहीं होगा ना, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो गया, यू से वी हो गया। मैं तो बोलो मास कांस्टेंट है भाई, ये कोई पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से मस्त जा रहा है। मैं कुछ टाइम डेल टी टाइम के लिए इस पर जम से फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी चेंज होगा ना, यू से भी होगा। मास चेंज होगा, क्या मास कांस्टेंट है भाई, और हम है ना, मास क्या है, कांस्टेंट है। चलो अगर मास कांस्टेंट है तो मेरा सवाल है क्या dm अपॉन dt, यहां पर नजर रखो, अगर मास कांस्टेंट है भाई साहब तो क्या dm अपॉन dt जीरो मिलेगा ना, मिलेगा, मास कांस्टेंट है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मास में चेंजेस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मास में चेंजेस हो ही नहीं रहा है, तो dm अपॉन dt तो तुम्हें जीरो मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा। तो अब न्यूटन भाई साहब का जो सेकंड लॉ था असली वाला, इसमें रखो भाई, ये m हो गया और ये dv अपॉन dt हो गया, और बाजू वाला क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि मास में चेंजेस तो हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और 98% फिजिक्स में हम यही पढ़ते हैं 11th-12th में अपना जर्नी में कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिर्फ 2% केस होगा जहां पर मास कांस्टेंट नहीं होगा। समझ पाए कि नहीं। तो क्या बनेगा, F इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, एक्सीलरेशन। तो क्या F इक्वल टू ma, हम इसकी बात करते थे अमूमन, करते थे 98% वैलिड मान लो इसको, क्या मालूम 98% हम इसी को यूज करते थे। 98% हम किसको यूज करते हैं, इसी को करते ही नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ट्रू कौन है, ये कब लगाना है, जब मास कांस्टेंट होगा, जब मास 98% हम अभी तक यही पढ़ते थे, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन असली लॉ ये भी है, लेकिन यहाँ पर मास कांस्टेंट है। तुम्हें कोई पूछेगा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या, ये जवाब नहीं देना, या तो चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स बोलो, या तो ये बोलो, बोल ना, बैंक पूछने का। चालू कर, हो गया। तो यहां पर ये लिख लेना नीचे में, इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ये हमेशा वैलिड नहीं है, पहले बता रहा हूं। ये वैलिड कब है, जब मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट नहीं रहा तो ये वैलिड होगा क्या, ये हमेशा वैलिड है। लेकिन मास कांस्टेंट हो या मास कांस्टेंट ना हो, ये हमेशा वैलिड है, क्योंकि मास में चेंजेस हो रहे हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पर मास में चेंजेस नहीं हो रहा है, मास में चेंजेस, तो ये वैलिड है। मास में चेंजेस हो रहा है तो ये वैलिड है। ये हर जगह वैलिड है, हर जगह, मास कांस्टेंट हो या मास कांस्टेंट ना हो, ये सिर्फ मास कांस्टेंट होने पर वैलिड है। इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, लेकिन इट इज ऑलवेज वैलिड। कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आप तो मास कांस्टेंट बता दिए है ना, पहला कंडीशन लेके, फील नहीं आ रहा है ना। मास कांस्टेंट ना हो तो क्या करे भैया, है ना, मास हमारा क्या हो, वेरिएबल हो। आप बोलो मास हमारा क्या हो, वेरिएबल हो। अब मास में भी चेंजेस आ गया, मास में भी चेंजेस आ गया। कब होता है मास में चेंजेस, अब मास में चेंजेस कब होगा, दो कंडीशन में मास में चेंजेस होता है। पहले भी हम बात किए थे ना, पहले भी बता चुका हूं मैं। अब मास कांस्टेंट नहीं रहा, कांस्टेंट जमाना खत्म। हमने सुना है रॉकेट प्रपल्सन, क्या सुना है, हम क्या सुने, रॉकेट प्रपल्सन सुने ना, सुने हैं, ठीक है। मान लेते हमारा रॉकेट है, सस्ता नशा किया है, ठीक है ना। मान लेते भाई रॉकेट मैं ऐसी बना दिया हूं, ये क्या है, RM, ये रॉकेट का मास है, क्या है ये, मान लेता हूं रॉकेट का मास जो है 1000 किलोग्राम। कितना है, रॉकेट का अपना खुद मास होगा ना, 1000 किलो रॉकेट का मास है।
अब क्या रॉकेट के मास होने से कोई बात बनती है क्या? रॉकेट के मास और रॉकेट प्रोपल्सन नहीं होगा, फ्यूल भी भरना पड़ेगा। तो मान लेते रॉकेट में मैं क्या भर दिया, रॉकेट में मैं क्या भर दिया, ये फ्यूल भर दिया। तो रॉकेट का जो फ्यूल होगा इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते रॉकेट का फ्यूल का मास 2000 किलोग्राम है। कितना है? 2000 किलोग्राम रॉकेट में फ्यूल भरी है। न्यूटन भाई साहब का थर्ड नियम से क्या होगा, रॉकेट क्या डालेगा, ग्राउंड पर थ्रस्ट पैदा करेगा। क्या करेगा? ग्राउंड पर क्या जनरेट करेगा? थ्रस्ट जनरेट करेगा ग्राउंड पर, और ग्राउंड रिएक्शन देके ऊपर की ओर रॉकेट को भेज देगा। न्यूटन का थर्ड लॉ से भेजेगा। चलो एक बात है मेरा, क्या रॉकेट, ये टोटल रॉकेट का मास हो गया कि अब टोटल रॉकेट का वजन कितना हो गया? 3000 किलोग्राम। कितना हो गया? 3000। अब तुम खुद सोचो, जब रॉकेट उड़ेगा, जैसे टाइम टू टाइम रॉकेट उड़ते जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, क्या रॉकेट का फ्यूल में कमी नहीं आएगी? यानी कि ओवरऑल 3000 किलोग्राम रॉकेट पूरा तैयार हो जाएगा था, पूरा बॉडी फ्यूल मिला के। अब हर टाइम रॉकेट का मास कम होगा, तो क्या मास में चेंजेस देखने को मिल रहा है? अब F इक्वल टू ma वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर F इक्वल टू ma तुम वैलिड नहीं कर सकते, ये नहीं लगा सकते। यहाँ पर लगा सकते हो क्या? क्यों? मास में चेंजेस आ गया भाई, आ गया, तो ये वैलिड है। अब dm अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में मास में चेंजेस, और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाते जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में रॉकेट का फ्यूल वैसे वैसे खत्म होते जाएगा। तो ये ऑलवेज वैलिड। F इक्वल टू ma यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। क्लियर है तो बात? चक्का फट गई, मोटा। चुपचाप बैठो। चुप रहो, एडिट कर पड़े, चुप रहो। तो एक केस और, ये तो हो गया रॉकेट प्रोपल्सन केस में। एक केस और मैं पहले बता चुका हूं, अगर कोई बॉडी है, अगर बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, और बॉडी का वेलोसिटी यदि लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, अगर वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, फिर भी इसका मास में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, जैसे यही ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से इसमें ट्रेवल करा दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से इसमें ट्रेवल करा दिया, इसका मास में चेंज आ जाएगा। इसका मास 10 ग्राम होगा, तो मास हो सकता है कुछ कम हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए, मास में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या F इक्वल टू ma अब इस पर काम करेगा? मास में वेरिएशन आ रहा है, ये काम करेगा। ये पूरा फिजिक्स में हमें पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है। किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो मास में वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा वैलिड है। अब एक बात याद रखो, अब न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ आ गया, यानी कि मोमेंटम में चेंज हो गया। क्या अब एक्सीलरेशन जनरेट होगा या बॉडी पर हो गया? फर्स्ट लॉ तक क्या था? किसी बॉडी पर F नेट 0 था, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में था, यानी कि बॉडी पर बैलेंस फोर्स 0 था, तो एक्सेलरेशन भी 0 था। अब न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या हो गया? मोमेंटम में चेंज हो गया, मोमेंटम में चेंज हो गया तो वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहा क्या? अब बॉडी पर एक अनबैलेंस फोर्स काम करेगा, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। हो गया कैसे? अब तुम किसी बॉडी पर अब तुम F नेट निकालोगे यहां पर, तो क्या तुम्हें 0 मिलेगा? क्या F नेट 0 नहीं मिलेगा। F नेट का कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगा और वही एक्सीलरेशन को जनरेट करेगा। किधर जाएगी बॉडी? F नेट जिधर होगा बॉडी का एक्सीलरेशन भी उधर होगा। कैसे बताओ? एग्जांपल से बता रहा हूं, टेंशन मत लो। चलो क्या हो, ठीक है, ब्लर नहीं होता, ब्लर हो सी नहीं, देखो लेगा नहीं, चल ले गया। सर
चालू कर देते हैं। हो गया रे? हाँ, चालू। हो गया चालू? हाँ, चालू करके। अब यहाँ पर देखो, ये बॉडी का मास m है, मैंने बॉडी पर इधर लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। कितना लगाया? 20 न्यूटन। ठीक है, लगा दिया। इसी बॉडी पर मैं इधर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। नीचे की ओर तो बॉडी का मास तो बाहर mg वेट, और इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर का तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि ऊपर तो बैलेंस है। पहली बात, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? बैलेंस है। क्या एफ नेट यहाँ पर 0 है? एफ नेट अब 0 नहीं रहा, निकालो एफ नेट। एफ नेट क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस एक्स डायरेक्शन में +20 -10, तो क्या मिला हमें? 10 न्यूटन। हमारा एफ नेट अब 0 नहीं आया। पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ पढ़ते थे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता था, एफ नेट 0 आता था। अब एफ नेट 0 नहीं आया, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। भैया किधर जनरेट हुआ? जिधर ना एफ नेट होगा, जिस डायरेक्शन में एफ नेट होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। एफ नेट किधर है भाई? मैं बताया था ना, अगर दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो डायरेक्शन हमेशा बड़े वेक्टर की ओर होता है। कौन बड़ा है? इधर जा रहा है ना, तो हमारा बॉडी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। हो रहा है ना मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में? हो रहा है। ऊपर वाली बात करेंगे, खुद सोचो ऊपर में क्या मूवमेंट हो रहा है क्या बॉडी का? ऊपर में बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब ऊपर का फोर्स बैलेंस है, सिंपल सा। तो वाई डायरेक्शन की चर्चा हम नहीं करेंगे, चर्चा हम कर रहे हैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही हमारा एक्सेलरेशन है। एफ नेट किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, तो जिधर एफ नेट उधर एक्सेलरेशन। न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ है ना, यस और नो? चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ही होगा। अब क्या बैलेंस फोर्स है यहाँ पर? अब अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है। न्यूटन खुद बोला था ना, कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। अब अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया तो अब खत्म, अब एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, इक्विलिब्रियम वाला केस हट गया। बार बार बोल रहा हूं मैं, एफ नेट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। अगर वाई में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो तुम्हें डायरेक्ट एक्स वाला ही देखना है। वाई वाला बैलेंस है तभी मूवमेंट नहीं हो रही। वाई में बॉडी ऊपर नीचे जा रही क्या? नहीं जा रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताना था मेरे को। इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया थे हम लोग, इधर हमने लगाया था 10 न्यूटन का फोर्स। बॉडी किधर एक्सेलरेट हुई? इधर लगाए थे। एफ नेट कितना आया था भाई हमारा? एफ नेट 10 न्यूटन आया था। अभी अभी बात कर रहा हूँ, मिटा दिया था। अच्छा, एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। बॉडी का मास m ना लेके मैं 2 kg ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 2 kg। अब बताओ भैया, एक्सेलरेशन जनरेट हो चुका है बॉडी में, कितना आया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कितना आया बता दूंगे। हम पढ़े थे F = m × a, पढ़े थे ना? पढ़े थे। F यानी कि F नेट ना, F यानी कि क्या? ये फोर्स नहीं भाई, F नेट वाली ना, क्योंकि बॉडी को एक्सेलरेशन कौन करा रहा है? F नेट करा रहा है। तो F नेट कितना है? 10। मास कितना है? 2 × एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना मिला? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हें न्यूटन के सेकंड लॉ में बोला जाएगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन कितना आया? इतना आया। आया कि नहीं आया? आया। अगर मैं बात करूं इस केस की, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल, और फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये बॉडी सरफेस में रखी हुई है। क्या यहां पर एफ नेट 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। एफ नेट 0, बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया है। क्या आ गया है? किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन?
एक्स डायरेक्शन में। बॉडी का मूवमेंट किधर होगा? एक्स में। भैया फोर्स तो इधर लग रहा है, कैसे एक्स में आप बात कर रहे हो? कंपोनेंट बनाना है, बनाएंगे। कंपोनेंट बनाना था पहले, तो इधर वाला क्या होगा? एफ कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर F sin थीटा। क्या मोशन ऊपर हो रही है क्या? ऊपर नहीं हो रही तो एफ साइन थीटा, और नीचे वाला इसका वेट इसको एम मान लो। क्या मान लो? एम। तो ये तो बैलेंस है, क्योंकि बॉडी तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है। तो बॉडी के अब कहाँ पर एक्सेलरेट हो रही है? एफ कॉस थीटा फोर्स से। नेट फोर्स कितना है यहाँ पर? क्या बॉडी पर एफ कॉस थीटा के अलावा और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या एक्सेलरेशन जनरेट कराने के लिए? अब यही एफ कॉस थीटा एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है, यस और नो? तो यहां पर हमें एफ कितना मिला? एफ नेट कितना मिला यहां पर? एफ नेट हो गया एफ कॉस थीटा के, हो गया। ये तो बैलेंस हो गया, और सिंपल दिख रहा है भाई, वाई में मोशन हो ही नहीं रहा है ना, तो बैलेंस ही तो अभी तो नहीं हो रही है क्या? तो एफ कॉस थीटा ही तो है, यस और नो? एक्सेलरेशन कितना है बता दो, बता देंगे, रुको रुको। एक्सेलरेशन कितना है? एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बता देंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एम। निकाल दिया एक्सेलरेशन। और ये एंगल मालूम चल जाए, बॉडी का मास पता चल जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं बता दूंगा। बता देंगे, बता देंगे। समझ पाए? तो न्यूटन का सेकंड लॉ में अब एफ नेट जीरो नहीं आएगा, एक्सेलरेशन बॉडी में जनरेट होगा। तो तुमसे सवाल में पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है और नेट फोर्स की वैल्यू भी कितनी है, ये जवाब तुमसे मांगा जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम का पूरा खेल करेंगे, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम फिर बनाएंगे, अब वहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? हो गया। अब एक बात याद रखना, देखो यार, अभी मैं आपको बताया हूं न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास कांस्टेंट है। न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ क्या? अगर यहीं पे फोर्स अगर जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, ये नहीं है क्या? है ना, फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो तो दो केस बनेंगे, या तो बॉडी रेस्ट में होगा, या तो बॉडी यू एफ होगा, यू एम यूनिफॉर्म मोशन में होगा। होगा कि नहीं होगा? एक बताओ भैया, ये क्या मुझे फर्स्ट लॉ जैसे लग रहा है? करीब करीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फर्स्ट लॉ जैसे लग रहा है ना। फर्स्ट लॉ में अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, यानी कि बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो भैया ये तो आप सेकंड लॉ से भी बता दिए, ये तो आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर दिए। सेकंड लॉ बताया आपने और न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर दिया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ को फंडामेंटल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ, यानी कि वास्तविक नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक नियम, रियल में, एक्चुअल लॉ बोलेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ को फंडामेंटल लॉ क्यों बोल रहे हैं भाई ऐसा? क्योंकि सेकंड लॉ को देख अगर हम फर्स्ट लॉ भी बता दिए कि नहीं बता दिए? बता दिए ना। और बॉडी में फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया, मास तो जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। तो न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ को देख के फर्स्ट लॉ भी बता दिए ना। न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ को देख के हम थर्ड लॉ भी बताते हैं। क्या बताते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी जनरेट कर सकते हैं, और न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इस लॉ को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉ, ओरिजिनल लॉ, रियल लॉ, वास्तविक नियम। समझ पाए भैया? थर्ड लॉ भी जनरेट करके दिखा दो अभी। रुको भाई, टाइम है, जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना तो मैं जनरेट करके दिखाऊंगा, सब्र करो थोड़ा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और कल हम न्यूटन के सेकंड लॉ से प्यारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लीजिए, टेंशन का डायरेक्शन सीख लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।